So in the continuation of chapter number 2 for class 11th, today I am taking some more numericals from conversion of units and some significant figures. That means I am taking mixed question. So first question that I have taken is find value of n2. ये एक सिंपल फॉर्म में मैंने लिख दिया है, बट अदरवाइज क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करना है 100 जूल्स को इनटू अ सिस्टम विच हैज़ 20 सेंटीमीटर to 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ. तो यानी हम ये कहना चाहते हैं कि यू हैव टू कन्वर्ट 100 जूल्स इनटू अ सिस्टम जिसके पास n2 हो और फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में आपके पास 20 सेंटीमीटर हो, 250 ग्राम्स हो एंड हाफ मिनट हो. हाफ मिनट को आप 30 सेकेंड्स भी लिख सकते हैं. तो आई हैव कन्वर्टेड एंड आई हैव रिटन. सो ये कन्वर्जन्स आपको दे रखी हैं, लेकिन आपके पास सिस्टम होता है, हम लिखते हैं n1u1 इज इक्वल टू n2u2. ये सिस्टम होता है, इस तरीके से लिखा जाता था कन्वर्जन के लिए, और हमें निकालना है n2. सो n2 के लिए हम लिख देते थे n1u1 बाई u ऑफ 2. अब यहाँ n1 क्या है 100, u1 क्या है SI सिस्टम जिसको हम जूल्स बोल रहे हैं, u2 क्या है जो आपको दिया हुआ है सिस्टम, जो आपको गिवन है, जिसको आप इस क्वेश्चन के अंदर फंडामेंटल सिस्टम कहा गया है. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट ऑल दी वैल्यूज़. सो सबसे पहला काम है 1 जूल. 1 जूल्स को हम डायमेंशन इसकी स्पेसिफाई कर देते हैं. 1 जूल की डायमेंशन, 1 जूल्स किसकी यूनिट होती है, वर्क की या एनर्जी की, और उसकी डायमेंशन होती है ml2t-2. ये डायमेंशन होती है. यहाँ से हमें ABC की पावर मिल जाती है. A की वैल्यू हो गई 1, B की वैल्यू हो जाती है 2, C की वैल्यू हो जाती है -2. और यहाँ ये जूल्स कैसे सिस्टम है, 1 जूल कैसा सिस्टम है, SI सिस्टम है. और SI सिस्टम के अंदर यानी SI सिस्टम को ही हम MKS सिस्टम कहते हैं, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकेंड. तो यहाँ जो U1 सिस्टम था वो आपका जूल्स था, यानी वो MKS सिस्टम था. तो इसीलिए हम M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू भी स्पेसिफाई करेंगे, L1 L2 की वैल्यू भी स्पेसिफाई करेंगे, और T1 एंड T2 की वैल्यू भी स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमें कन्वर्जन के लिए A B C भी चाहिए, M1 M2 L1 चाहिए, ये सब वैल्यूज चाहिए. तो हम पहले M1 देखते हैं. 1 जूल कौन सा सिस्टम था, MKS SI सिस्टम, या फिर इसको आप बोल दो MKS सिस्टम. तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. तो M1 हो गया मीटर, सॉरी M1 हो गया तुम्हारा किलोग्राम, क्योंकि ये मास है, किलोग्राम. लेंथ हो गई मीटर, टाइम हो गया आपका सेकेंड. देन M2 सिस्टम जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो आपको क्या गिवन है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, और वो भी कुछ वैल्यूज़ के साथ. तो हम जब यहाँ पर प्लेस करेंगे इसकी वैल्यू, वी विल राइट 250 ग्राम एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 30 सेकेंड. सो ये वैल्यूज़ हमें गिवन थी. ये U2 की वैल्यू हो गई, ये जूल्स के लिए U1 की वैल्यू हो गई. तो नाउ वी हैव टू पुट बैक इन द फॉर्मूला दिस. जिस फॉर्मूले को अगर हम M1 M2, यहाँ तो मैंने U1 एंड U2 लिखा है, लेकिन अगर U1 की वैल्यू पुट करें, U1 क्या है मैं यहीं बता देती हूँ कि U1 है आपका यूनिट सिस्टम M1 L1 T1, और U2 क्या सिस्टम है, ये M2 L2 एंड T2 सिस्टम है. तो जब आप इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाता है N1, और रेशियो में लाते हैं हम M1 बाई M ऑफ 2, L1 बाई L ऑफ 2 एंड T1 बाई T2. लेकिन हमने पावर्स भी निकाल ली थी, और वो पावर्स A की हो गई 1, B की हो गई 2 और C की हो गई -2. यहीं पर आपकी पावर लिखी जाती है A B C. तो मैंने तो यहाँ सीधा डायरेक्टली पावर्स लिख दी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसी को मैं कन्वर्ट करती हूँ, इसी को फ्रैक्शन को अगर हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें, सो ये आपका मैंने फॉर्मूला बनाने की कोशिश की थी. M की पावर A, L वाले की पावर B, इसकी पावर C, और ये N1 मल्टीपल में था तो इक्वल टू के इधर भी मल्टीपल में आएगा. सो वी हैव कन्वर्टेड दी फॉर्मूला आपका ये था. अब इसमें मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दी है. मैंने यहाँ A B C लिखने की बजाय सीधा पावर्स पुट कर दी थी. नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ M1 L1 T1 M2 L2 एंड T2. सो द इक्वेशन विल बी ऑल्सो N1 कितना था हमारे पास, हम ऊपर देखते हैं. N1 था हमारे पास 100 जूल्स. तो N1 की जगह हम 100 जूल्स, इसकी जगह किलोग्राम, नीचे ग्राम है तो हम किलोग्राम को भी चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ 1000 ग्राम, और नीचे आपके पास आ गया 250 ग्राम. पावर कितनी थी 1, लेंथ थी मीटर 100 मीटर बाय 20 सेंटीमीटर, पावर कितना था 2, टाइम था सेकेंड, ऊपर के लिए सेकेंड,
नीचे के लिए 30 सेकेंड, और पावर आपके पास आ जाता है -2। जब आप इसे सब कैंसिल करेंगे कॉमन पार्ट्स, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में कन्वर्जन था, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, एंड सारी पावर्स को कैलकुलेशंस करके लिखते हैं। सो यू विल गेट 100 इंटू 4 इंटू 25 इंटू 30 इंटू 30, ये 1/30 जब ये रेसिप्रोकल करके ऊपर जाएगा तो 30 इंटू 30 आ जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर विल कम आउट एज 9 इंटू 10⁻6। सो योर N2 विल बी योर 9 इंटू 10⁻6, यही हमें निकालना था। Now let us see another question. You are given with this equation and A and B are constant and they are saying find the ratio A by B. हमें A by B निकालना है. So if this is the force, then this factor will have to be force and this is also be force. ये किस प्रिंसिपल से है? By the principle of homogeneity. Homogeneity प्रिंसिपल कहता है कि आप सेम फैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम को आप मीटर में ऐड कर दें, आप टाइम को टाइम में ऐड करेंगे. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि फोर्स को फोर्स में ऐड किया गया तो रिजल्टेंट भी हमें फोर्स मिला. तो हम क्या करते हैं, हम डायमेंशंस कंपेयर कर लेते हैं. डायमेंशन ऑफ A अंडर द रूट x की डायमेंशन लेंगे और उसको हम किससे कंपेयर कर देंगे, डायमेंशन ऑफ f से कंपेयर कर देंगे. डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें पता है, दैट इज़ ML_T-2. ये डायमेंशन स्टैंडर्ड होती है फोर्स की डायमेंशन. A की हमें मालूम नहीं है, लेकिन x क्या है, x डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L और उसका अंडर रूट हो रहा है तो दैट मीन्स हाफ. तो ये डायमेंशन आ गई A और यहाँ से आप A की डायमेंशन निकाल दीजिए. ML ये जब इधर जाएगा तो आपके पास 1 होगा और ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर आके, यानी मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस हाफ एंड T⁻². तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डायमेंशन इज ML हाफ, इसमें से हाफ बच जाता है एंड -2. सो दिस इज़ योर डायमेंशन फॉर दिस इक्वेशन. सो लेट सिमिलर वे वी कैन फाइंड द डायमेंशन फॉर B. सो अगेन हम फिर से करते हैं, डायमेंशन ऑफ B इंटू T² शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F. सो फिर से लिया हमने MLT-2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड B T², क्योंकि ये डायमेंशन इतना था तो B का डायमेंशन हमारा कितना आता है, B का डायमेंशन आता है MLT, ये डिनोमिनेटर में आएगा T और ये भी -2 है और -2 मिलके क्या हो गए -4. तो आपके पास A का भी डायमेंशन आ गया, B का भी डायमेंशन आ गया, बट मांगा क्या था, therefore A by B was equal to ML half T-2 divided by ML T⁻⁻4. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं यू आर लेफ्ट विद M एंड M कैंसिल हो जाएंगे, L ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -12 बचेगा आपके पास और T बचेगा स्क्वायर. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर दिस रेशियो. सो हमारे पास इस रेशियो का फाइनल आंसर आ गया. नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, and this question says that you are given with the relationship P is equal to EL² m⁻⁻5 g⁻², जिसमें E क्या है, एनर्जी है, M है मास, L है लेंथ और G है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ P. सो हम सबसे पहले इन सब की डायमेंशंस लिखते हैं, E, M, L, G की डायमेंशन क्या है और उन्हें वापस बैक टू द इक्वेशन प्लेस करेंगे. Here one correction, L is not length, it is given as angular momentum. In the question it was given that L is the angular momentum. इसे कैपिटल L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बट स्मॉल L से किया था तो मुझे लगा लेंथ है, बट नाउ इन द क्वेश्चन आई जस्ट क्रॉस चेक्ड इट इज़ एंगुलर मोमेंटम. सो लेट अस सी द डायमेंशन फॉर ऑल ऑफ देम. और इनफैक्ट मैं लिखती भी जाती हूँ हर एक की डायमेंशन और आपको यहाँ पे प्लेस भी करनी है. तो हम पहले शुरू करते हैं कि डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो किसके बराबर होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए. लेकिन राइट हैंड साइड में डायमेंशन किस की क्या है. सो इसको राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं. राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं. सबसे पहला क्या था, एनर्जी. तो एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है, ML2T-2. बाद में हम इसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे. और अब आता है एंगुलर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है ML2T-1. डायमेंशन L आ रहा था आपके पास और उसका भी क्या कर रहे हैं, वो स्क्वायर कर रहे हैं. देन सेकेंड आ रहा है, थर्ड टर्म आ रही है आपके पास मास, और मास की डायमेंशन तो M ही होती है तो हमें उसमें तो कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है और उसकी डायमेंशन कितनी है, -5.
फोर्थ जो फैक्टर है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन भी -1 L3T-2 होता है। उसकी भी पावर कितना दे रखा है, -2 दे रखा है। सो हमें क्या करना है, इन सबको ओपन अप करना है, ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि फाइनल डायमेंशन कितनी आती है। एंड जितने भी पैरामीटर्स थे m बेस वाले, उन सब की पावर्स को आप ऐड कर दीजिए। सेम वे l की पावर्स ऐड कर दीजिए, t की पावर्स ऐड कर दीजिए। तो पहले हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ml² T-2, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास m² हो जाता है, L4 हो जाता है, T-2 हो जाता है। आई जस्ट हैव मल्टीप्लाई दिस इन साइड, देन m-5 हो जाता है, और लास्ट वाले फैक्टर में m माइनस, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो गया +2 L, ये कितना हो गया -6, एंड देन t की पावर कितनी हो जाती है आपके पास 4। सो ये हमने पावर्स निकाल ली। अब हमें पावर्स को ऐड करना है, तो हम पावर m की लेते हैं पहले। m की पावर देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, ये सब प्लस में है, तो कितनी होगी 5, और ये क्या है -5, तो पावर कितनी आई 0। सेम l को देखते हैं, l का स्क्वायर यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो टोटल वही 6, लेकिन ये -6 है, तो पावर कितनी आ गई फिर 0। एंड देन t पर देखते हैं, ये -2 यहाँ, -2 यहाँ, लेकिन +4 यहाँ, तो फिर से 0। यानी कि जो आपकी डायमेंशन आई है वो राइट हैंड साइड वाली, वो क्या आ रही है, ये आ रही है, ये दिस इज़ डायमेंशन लेस क्वान्टिटी। तो जो यहाँ p फिजिकल क्वान्टिटी है वो कैसी है, डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी आपको दे दी जाए और कहा जाए कि इसकी डायमेंशन आप फाइंड कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन यू द वैल्यू इन इक्वेशन एंड आई हैव यूज्ड अ एक्सपोनेंशियल टर्म। ये ई जो टर्म होती है, ई की पावर समथिंग, इसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो जब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ गई है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है ये डायमेंशन लेस होता है। तो अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसकी जो भी पावर होगी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि α/z/k थीटा जो है उसकी कैसी डायमेंशन होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन लेस, इट शुड बी इक्वल टू आइदर अ कांस्टेंट a 1 2 3 4, कुछ ऐसा कांस्टेंट आना चाहिए या 1 आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन डिनोमिनेटर की और जो फैक्टर था आपका पावर, उसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, शुड बी डायमेंशन लेस। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बिगिनिंग में समझाया था कि कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशनलेस होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशनल होती हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल, लॉग, एंगल, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होती हैं। कांस्टेंट नंबर्स, ये सब डायमेंशनलेस हैं। तो हम इनमें से एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल लिया तो ये डायमेंशनलेस काउंट होगा। अगर ये डायमेंशनलेस है दैट मीन्स इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ α/z शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k थीटा। इन दोनों की डायमेंशंस इक्वल हो जानी चाहिए। अब z क्या चीज़ है, z इज सम डिस्टेंस, अल्फा इज, ये सब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, अल्फा इज अ कांस्टेंट, बीटा इज अ कांस्टेंट। सो हमें अल्फा एंड बीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ लिख देते हैं अल्फा इज कांस्टेंट, बीटा एंड अल्फा इज कांस्टेंट। तो ये सिर्फ गिवन पार्ट है इसका। एंड z इज व्हाट, z इज डिस्टेंस, z आपका डिस्टेंस है। k यहाँ पे बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है और थीटा यहाँ टेम्परेचर है। तो k की डायमेंशन मैं यूज़ करूँगी एज इट इज़ डायरेक्टली। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन नहीं आते, बस जो टेस्ट जो कराने के लिए आपको कि थोड़ा सा एक लेवल अप करा के आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। तो घबराना नहीं होता है इसमें कुछ भी। अगर आपको नहीं पता तो k बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की डायमेंशन वो देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। तो आप अल्फ़ा z की वैल्यू और k थीटा की आप आपस में डायमेंशंस उनकी कंपेयर करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अल्फ़ा की डायमेंशन हमें मालूम नहीं है, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है। z की डायमेंशन हो गई l, और डायमेंशन ऑफ k कितना होता है वो मैं लिख देती हूँ, ml² T-2 थीटा इनवर्स। ये k की डायमेंशन है, यानी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की डायमेंशन है, और थीटा मल्टीपल में था, थीटा को तो थीटा ही रखते हैं। देखिए यहाँ पर ml/t वो डायमेंशंस हैं जो हम स्टैंडर्ड नॉर्मली डायमेंशनल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट में टेम्परेचर भी आता है जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। अब टेम्परेचर का कोई और डायमेंशनल फैक्टर नहीं होता, इसलिए हम इसे थीटा से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन देखिए थीटा मल्टीपल में आ रहा है और थीटा आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो लेट अस फाइंड द डायमेंशन फॉर द अल्फ़ा, और अल्फ़ा की डायमेंशन यहाँ इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से आती है ml/t-2।
यहाँ स्क्वायर था, यहाँ 1 था, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद दिस. नाउ यू हैव अल्फा. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द बीटा. सो राइट हैंड साइड इफ दे आर प्रेजेंटिंग यू एज प्रेशर, सो ये देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो P इस बार हमें क्वेश्चन में दे रखा था प्रेशर. मैंने एक्चुअली डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी, बट देन लेटर ऑन आई एम स्पेसिफाइंग यू कि क्या क्या गिवन था. तो ये भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपको P प्रेशर दिया हुआ है. तो अगर P प्रेशर दिया है तो प्रेशर की डायमेंशन से हम किसकी डायमेंशन, अल्फा बाय बीटा की डायमेंशन को कंपेयर कर देते हैं. तो लेट अस डू इट. वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू dimension of alpha by p. Now alpha dimension already being calculated, that is mlt minus 2, and dimension of p is m l minus 1 and t minus 2. सो अगर हम यहाँ पर जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल होता है, यू आर लेफ्ट विद ओनली एल स्क्वायर. सो हमारे पास दोनों डायमेंशंस आ गई हैं. दैट इज़ अल्फ़ा ये है और बीटा ये है. तो दोनों डायमेंशंस आ गई. इनको ब्लॉक में हमेशा इनक्लोज करते हैं डायमेंशंस को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इससे मिलता जुलता. यू आर गिवन विद एन इक्वेशन एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए बी स्क्वेयर की आपको डायमेंशन निकालनी है और इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ. दैट मीन्स दे हैव नॉट स्पेसिफाइड यू व्हाट इज़ के. तो के को हम के ही रखेंगे. जब तक हमें मालूम नहीं है हम उसकी कोई डायमेंशन नहीं देंगे. ना ही उन्होंने ये बताया है कि आई क्या है, तो आई को भी आप आई ही रखिए जब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं. जैसे से पहले वाले पार्ट में स्पेसिफाइड था कि पी प्रेशर था, अगर नहीं पता होता तो फिर आप उसे एज इट इज़ रखते. तो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कीप आई एंड के सेम एज इट इज़. सो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी डायमेंशन इसकी. अब जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि एक्सपोनेंशियल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो सेम यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि डायमेंशन एक्सपोनेंशियल की नहीं होगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के टी. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि बी का डायमेंशन इस वक्त क्या आ गया, के. टी तो टेम्परेचर होता है, सॉरी टाइम होता है, जो भी हम ले रहे हैं टी, उन्होंने टाइम बोला है तो टी को हम टी रखते हैं, या फिर हमें किसी की भी डायमेंशन से नहीं बताया तो वी आर कीपिंग टी एज टी ओनली. तो के टी की डायमेंशन के टी आ गई, बी की डायमेंशन. सिमिलरली अब हमें यहाँ निकालना है ए टी स्क्वायर. तो हम कंपेयर कर देते हैं. डायमेंशन ऑफ आई शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर. लेकिन हमें ए की डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन ए की डायमेंशन कितना हो गया, आई को तो आई रखेंगे हम, टी को जब आप इधर लेके आओगे तो टी की पावर -2 हो जाता है. ए की डायमेंशन भी मिल गई, बी की डायमेंशन मिल गई, दोनों को प्लेस कीजिए. तो देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू के टी स्क्वायर. बी क्या था, के टी स्क्वायर, उसका हमने स्क्वायर करना था. और ए क्या था, आई टी -2. सो टी एंड टी कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है आई के स्क्वायर, और ये आपका आंसर है. तो दैट मीन्स द डायमेंशन ऑफ ए बी स्क्वायर, यानी कि जो आप ए बी स्क्वायर प्रोडक्ट मांग रहे थे वो आपका आंसर ये आया है. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपको MLT की फॉर्म में ही सभी जगह आंसर देने हो सकता है वो डायमेंशंस की बात ही ना करें और डायमेंशन आपको यानी फिजिकल क्वांटिटी आपको स्पेसिफाई ना करे. ये हो सकता है कि ये करंट हो, ये भी हो सकता है कि इंटेंसिटी हो. उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. डिपेंडिंग अपॉन दैट हमने उसकी डायमेंशंस बता दी है. ए टी की क्या हो सकती है, ए बी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो सकती है. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं परसेंटेज एरर का. यू आर गिवन विद दिस इक्वेशन. ऑल्सो दे हैव गिवन यू द परसेंटेज एरर ऑफ ऑल द कॉन्स्टेंट्स जो इसमें लगे हुए हैं, उनकी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं. ए बी सी डी की कितनी, 4%, 2%, 3%, 1% रिस्पेक्टिवली. सबकी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं. आपसे कहा गया है फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स. तो x के बीच का हमें परसेंटेज एरर निकालना है. तो x के लिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, जो हम पावर्स जितनी होते हैं हम पावर्स को कहाँ लाते थे, मल्टीपल में. तो 2 हम ले आए हैं और a की जगह क्या लिखेंगे हम, डेल्टा a बाई a. प्लस माइनस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं तो हम प्लस रखेंगे. 3 डेल्टा b बाई बी, यानी इसके लिए 3 वाली इस वाली पावर के लिए मैं लिखा 3 डेल्टा b बाई बी. देन प्लस डेल्टा c बाई सी, एंड देन प्लस लास्ट में हाफ ऑफ डेल्टा d बाई डी.
सी जितनी भी पावर्स थी, अगर पावर नहीं है तो 1 है तो फिर कोई मल्टीपल लगाने की ज़रूरत नहीं। जो अगर पावर है आपके पास तो उस पावर को आप मल्टीप्लिकेशन में ले आइए और जितने भी कॉन्स्टेंट्स थे उनको इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए। ये फ्रैक्शन फॉर्म एक्चुअली क्या बता रहा है, ये फ्रैक्शनल एरर बता रहा है। तो जो परसेंटेज एरर होता है वो फ्रैक्शनल एरर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर हम इसको फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो फिर वो परसेंटेज एरर बन जाता है। तो राइट नाउ आपके पास ये सिचुएशन आ गई, बट हमें गिवन क्या है, परसेंटेज एरर गिवन है। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, इस साइड भी हम 100 से मल्टीप्लाई, मतलब हर टर्म को, मैं हर एक टर्म को नहीं करती हूँ, ब्रैकेट बंद करके और एंड में 100 से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 100 ओपन अप करेंगे तो हर एक के साथ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 यानी परसेंटेज आ गई, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आ गया। तो अब उस पूरे फैक्टर की जगह, यानी कि अगर एक करके दिखाएं तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 होगा। तो ये पूरा फैक्टर जो है इसको रिप्लेस कर देंगे गिवन वैल्यू से। सो ऐसे ही बाकी के फैक्टर्स होंगे, आई एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ देम, लेकिन अगर हम प्लेस करें फॉर्मूला तो क्या हो गया, 2 इंटू गिवन कितना था, 4 था पहले के लिए, ए के लिए, फिर था 3 हमारा वैल्यू 3, तो उसके लिए गिवन कितना था, 2 था। देन नेक्स्ट है हमारे पास 1 है और उसके लिए गिवन कितना है, 3 है। देन नेक्स्ट हमारे पास है हाफ और उसके लिए गिवन कितना है, 1 है। तो सबका आपको वैल्यू रखा था हमने, सिर्फ सबकी वैल्यू इस पूरी ब्रैकेट हर एक के लिए आई होगी, जैसे यहाँ आई होगी डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ऐसे करके आगे तक ये इक्वेशन चलता गया होगा। इन बाकी के 2 टर्म्स के लिए भी होगा, हमने सबकी सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की है। और जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे और सबको ऐड करेंगे यू विल गेट आंसर 17.5%। क्योंकि आप ऑलरेडी इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर चुके हो तो जो आंसर आएगा वो परसेंटेज की ही फॉर्म में आएगा। एक और बात बता दें, जितनी भी पावर्स थी उन सब में एक्चुअली तो डिनोमिनेटर्स के लिए, सबके लिए जब ऊपर जाते हैं, ये डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो माइनस आना चाहिए था, लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसी कैलकुलेशन लेते हैं, मैक्सिमम एरर के लिए। और मैक्सिमम एरर में जितने भी माइनस साइन होते हैं उनको सबको या तो प्लस बना दो या प्लस साइन ही रखिए, माइनस को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है और सभी को कैलकुलेट करके फाइनल आंसर ये आया है। तो ये कुछ और क्वेश्चंस थे, मेरे माइंड में आया कि मैं 2-3 एग्जांपल्स और करा दूँ क्योंकि थोड़ा लिमिट हो रही थी क्वेश्चंस में। सो दिस वाज फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास, ये इस चैप्टर का एंड है, मतलब अब आपके पास सिर्फ असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। थैंक यू सो मच।